माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज सप्लायर को पेमेंट से रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 43B में हुए अमेंडमेंट के बारे में तो आपने सुना होगा, और इस अमेंडमेंट को लेके बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन आपको भी होंगे। इस वीडियो में हम इस अमेंडमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मुझे ये विश्वास है कि इस वीडियो के अंत तक आपके इस अमेंडमेंट से रिलेटेड जो मैक्सिमम डाउट्स हैं या कोई कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन क्या है, ये अमेंडमेंट क्या है, ये अमेंडमेंट किस पर लागू होता है, कब से लागू हुआ है, कैसे लागू होता है और इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, और इससे रिलेटेड हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट, हमें इस अमेंडमेंट को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 43B है क्या। फ्रेंड्स, हम किसी भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन कैसे क्लेम करते हैं? हम किसी भी वेंडर से, किसी भी सप्लायर से या तो गुड्स बाय करते हैं या सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, और वो जो सप्लायर है, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, वो हमें एक बिल देता है और उस बिल की हम अपने बुक्स में एंट्री करते हैं। बिल की एंट्री करने से हम रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और वो एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो हमारे P&L अकाउंट में डेबिट हो जाता है, और दिस वे हम उस बिल के बेसिस पर इनकम टैक्स एक्ट में जो बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हैं हम डिडक्शन क्लेम करते हैं। इसी तरह से करते हैं। और जो सेक्शन 43B है वो इस डिडक्शन के प्रोसेस का एक एक्सेप्शन है। वो ये कहता है कि हम आपको डिडक्शन आपकी बिल की एंट्री के बेसिस पे नहीं देंगे, यानी हम आपको डिडक्शन तब उस बेसिस पे नहीं देंगे कि जिस बेसिस पे आपने लायबिलिटी इंकर की है, एक्रूअल मेथड बेसिस पे आपको नहीं देंगे। हम आपको सर्टेन ट्रांजेक्शन्स की जो डिडक्शंस हैं वो हम आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे देंगे। तो सेक्शन 43B में वेरियस क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज में उन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कवर कर रखा है और उसमें ये स्पेसिफाई कर रखा है कि इन ट्रांजेक्शन्स के रेस्पेक्ट में आपको जो डिडक्शन है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, ना कि आपकी बुक्स में उस लायबिलिटी की एंट्री या उस बिल की एंट्री के बेसिस पे मिलेगा। फ्रेंड्स, उस सेक्शन 43B के अंदर एक प्रोविजो है जो एक रिलैक्सेशन देता है, और वो प्रोविजो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में उन ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में पेमेंट नहीं किया है, पर अगर आपने रिटर्न की ड्यू डेट से पहले अगर आपने आपको अपने उस सप्लायर को या किसी को भी जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी लायबिलिटी है अगर आपने वो पे कर दी, डिस्चार्ज कर दी, तो हम आपको उसका डिडक्शन उसी ईयर में दे देंगे जिस ईयर में आपने वो लायबिलिटी इंकर की है, जिस ईयर में आपने वो लायबिलिटी बुक की है, जिस ईयर में वो आपने बिल की एंट्री की है, वो एक्सपेंसेस बुक किया है, ना कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे। यह सेक्शन 43B का बैकग्राउंड है। और सेक्शन 43B का इम्पैक्ट कैसा आता है फ्रेंड्स, कि जब हम अपनी बिजनेस की इनकम कंप्यूट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, तो हम अपने P&L से प्रॉफिट जो है वो इनकम टैक्स में टैक्सेशन के लिए ऑफर करते हैं, और यह जो डिसअलाउइंग प्रोविजन है सेक्शन 43B, उसके डिसअलाउंस के जो अमाउंट होते हैं वो हमारे प्रॉफिट में वापस ऐड हो जाते हैं और वो हमारी बिजनेस इनकम को फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज कर देते हैं। तो दिस वे ये प्रोविजन हमें इम्पैक्ट करता है। ये नाउ आई बिलीव कि आपको सेक्शन 43B का बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम 43B में हुए इस अमेंडमेंट के बारे में समझते हैं। फाइनेंस बिल 2023 ने इस सेक्शन 43B में क्लॉज ऐड इंसर्ट कर दिया, और अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉज कि अगर आप अपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर से कोई भी गुड्स बाय करते हैं या उनसे कोई भी सर्विसेज लेते हैं, और अगर उनको पेमेंट आप अगर विद इन द टाइम लिमिट नहीं करते, तो वो उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में, यानी उस जो आपने गुड्स परचेज किया है, जो आपने कोई सर्विसेज ली है और जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, उस एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, ना कि आपको बिल की एंट्री के बेसिस पे मिलेगा। अब इसमें जो टाइम लिमिट स्पेसिफाई की है वो टाइम लिमिट उन्होंने सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 को रेफर किया।
यानी सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट 2006 में जो टाइम लिमिट दे रखी है, उस टाइम लिमिट तक अगर आप उसको पेमेंट कर देंगे अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को, तो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा उसी ईयर में जिस ईयर में आपने लाइबिलिटी इंकर की, यानी जिस ईयर में आपने उस बिल को रिकॉर्ड किया है, उस एक्सपेंसेस के बिल को रिकॉर्ड किया, चाहे वो परचेज ऑफ गुड्स का हो या परचेज ऑफ सर्विसेज का हो, आपको उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर आपने टाइम लिमिट के बियॉन्ड पेमेंट किया तो आपको डिडक्शन उस ईयर में मिलेगा फ्रेंड्स, जिस ईयर में आप अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को एक्चुअली पेमेंट करोगे। यहाँ पर एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, कि जो 43B में बाकी क्लॉज के इस क्लॉज H के अलावा जितने भी क्लॉज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन था, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी पेमेंट कर देते हैं तो उसका डिडक्शन हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाता है जिस ईयर में हमने वो एक्सपेंस इंकर किया या जो लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड की है, और उसके बेसिस पे हमें डिडक्शन मिल जाता है। बट फ्रेंड्स, ये जो रिलैक्सेशन है वो इस क्लॉज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर हमने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट किया, भले ही हमने बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर दिया, तो भी हमें डिडक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने उसे एक्चुअली पेमेंट किया। इसको हम डिटेल में और अच्छे से आगे समझेंगे, पर हमें ये समझना जरूरी है कि ये अमेंडमेंट है क्या। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट में ये है कि अगर आप अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को विद इन द टाइम लिमिट वो जो सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में स्पेसिफाइड है, अगर उस बियॉन्ड टाइम लिमिट अगर आप उसको पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम अंडर द बिजनेस हेड आपको डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सप्लायर को एक्चुअली पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने इस अमेंडमेंट को समझ लिया। अब यह अमेंडमेंट कब से लागू है? अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी को लेके पहले कोई डाउट नहीं था कि 1 अप्रैल 2023 से ये अमेंडमेंट लागू हो चुका है, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया, और उस सीबीडीटी के सर्कुलर में उन्होंने नीचे उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए ये मेंशन किया कि दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 एंड देयरफॉर इट इज एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इस लाइन को लोगों ने अलग वे से इंटरप्रेट किया और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यह जो प्रोविजन है वो 1 अप्रैल 2024 से लागू है, ना कि वो 1 अप्रैल 2023 से। फ्रेंड्स, टोटली मिसअंडरस्टूड किया इस लैंग्वेज को। यह प्रोविजन एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है, और ये असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2024 मींस असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये एप्लीकेबल है। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। तो 1 अप्रैल 2023 के से ये प्रोविजन लागू हो चुका है। अब ये चीज हमें नोट करनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो 1 अप्रैल 2023 के बाद होगा उसी पर ये प्रोविजन लागू होगा। यानी अगर आपने कोई भी गुड्स 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेज किए हैं, या कोई भी सर्विसेज आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले ली है जिसके रिस्पेक्ट में आपने बिल की एंट्री 1 अप्रैल 2023 के पहले आप अपनी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, चाहे उनका पेमेंट ड्यू हो और वो आप 1 अप्रैल 2023 के बाद में करेंगे, फ्रेंड्स, उस पर यह प्रोविजन लागू नहीं होगा। यानी ये प्रोविजन वो ट्रांजैक्शंस जो 1 अप्रैल 2023 के बाद में होंगे उसी पर लागू होगा। फिर क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि यह प्रोविजन किस पर लागू है। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। कहीं ये कह रहे हैं कि हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं हैं इसलिए ये प्रोविजन हम पे लागू नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि यह प्रोविजन सभी ऑल एसएससी पर एप्लीकेबल है। ऑल एसएससी का मतलब ऑल एसएससी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जब ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा उसमें आपके माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टेटस का कोई रेलेवेंस नहीं है। यानी आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं, मीडियम हैं या लार्ज एंटरप्राइजेस हैं,
उसका इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोविजन सभी एसएससी यानी ऑल एसएससी पर एप्लीकेबल है। अब यह प्रोविजन आपको इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा, आप पर एप्लीकेबल कैसे होगा, उसके लिए हमें हमारे सप्लायर का स्टेटस चेक करना होगा। यानी ये उन ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल होगा जो 1 अप्रैल 2023 के बाद में हुए हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स में सप्लायर जो है वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है। यानी सप्लायर का स्टेटस आपके लिए, आपके सप्लायर का स्टेटस रेलेवेंट है, वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस होना चाहिए। अगर वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अगर वो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उस पर आई मीन आप पर, अगर आपका सप्लायर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं है, तो उससे जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, उसने जो भी आपको गुड सप्लाई किया है, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिसका आप अपने बुक्स में एक्सपेंसेस एज ए एक्सपेंस आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम टैक्स में आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो अगर वो आपका सप्लायर माइक्रो स्मॉल नहीं है तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपना स्टेटस इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी के लिए ना देखें, क्योंकि आपका स्टेटस आपके बायर के लिए रेलेवेंट होगा, आपके लिए नहीं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि जब आप इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी अपने लिए चेक कर रहे हैं, आपका एमएसएमई होना नहीं होना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपके सप्लायर का स्टेटस। अगर आपका सप्लायर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कैटेगरी में फॉल करता है और उसके साथ में आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद में ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। नाउ फ्रेंड्स, वी डिस्कस की ये जो अब हमें इसके प्रोविजन, इस अमेंडमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हमें और डिस्कस करने हैं। एक तो टाइम लिमिट और दूसरा हु आर द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो फर्स्ट हम पहले टाइम लिमिट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दिस अमेंडमेंट, क्योंकि यह प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब आप अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट करेंगे। अगर आप अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में करें, चाहे वो सेम फाइनेंशियल ईयर में करें, चाहे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करें, यह प्रोविजन आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि ये प्रोविजन की वर्डिंग ही यही है कि अगर आप सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में जो टाइम लिमिट दे रखी है, उस टाइम लिमिट के बियॉन्ड अगर आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स की इस सेक्शन 43B क्लॉज एच के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउड हो जाएगा, और वो आपको डिसअलाउड होगा और वो आपको अलाउड तब होगा जब आप अपने सप्लायर को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को एक्चुअली पेमेंट करेंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइम लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम टाइम लिमिट की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 को रेफर करना पड़ेगा, उसके सेक्शन 15 को रेफर करना पड़ेगा। और सेक्शन 15 सेज दैट कि अगर बायर और सप्लायर के बीच में पेमेंट टर्म्स डिसाइडेड हैं और इन राइटिंग है, तो जो आपके पेमेंट टर्म्स होंगे वो ही आपकी टाइम लिमिट होगी। बट वो पेमेंट टर्म्स इन नो केस, यानी किसी भी सिचुएशन में 45 डेज से एक्सीड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक कंफ्यूजन है कि अगर मेरे और मेरे सप्लायर के बीच में मोर देन 45 डेज के अगर टर्म्स एग्रीड हैं, देन यस इट इज पॉसिबल। बट ये जो प्रोविजन है सेक्शन 15, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को और सभी लॉ को ओवरराइड करता है। ओवरराइड करने से मीन्स ये है कि इफ अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म भले ही 45 डेज से ज़्यादा हो, बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, यानी जो सेक्शन 15 है, उसके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका 45 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आप ये चीज़ क्लियर है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो है वो राइटिंग में डिसाइडेड है, राइटिंग में है, और अगर उसमें मोर देन 45 डेज हैं, तो वो 45 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक 45 डेज की इन्होंने कैपिंग जो है वो इंसर्ट की है यहाँ पर। अगर आपका पेमेंट टर्म्स राइटिंग में डिसाइडेड नहीं है, तो वो 15 डेज होगा। अब हियर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक एराइज होता है कि ये 45 डेज और 15 डेज कहाँ से काउंट होंगे।
तो फ्रेंड्स ये 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज और 15 डेज जो है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी जिस दिन आपका सप्लायर आपको गुड्स डिलीवरी कर देगा, आपको आपका सप्लायर सर्विसेज रेंडर कर देगा, उस दिन से वो 15 डेज और उस दिन से वो 45 डेज काउंट होंगे, जैसे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आपका पेमेंट टर्म्स राइटिंग में है या नहीं है। हियर द क्वेश्चन कम्स कि अगर मान लीजिए उन्होंने गुड्स डिलीवर किए और अगर वो डिफेक्टिव हुए और हमने उसमें कुछ ऑब्जेक्शन किया तो दिस प्रोविजन ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट, और वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए सप्लायर ने कुछ गुड्स आपको जो सप्लाई किए हैं, डिलीवर किए हैं और उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो ये है जो 15 डेज या 45 डेज उस डे से स्टार्ट होंगे जिस दिन आपका सप्लायर उस डेफिशिएंसी को, गुड्स में उस डिफेक्ट्स को दूर कर देगा, रिमूव कर देगा। सेम थिंग सर्विसेज में, जिस दिन वो अपनी सर्विसेज की डेफिशिएंसी को दूर कर देगा उस दिन से ये 15 दिन और ये 45 दिन काउंट होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये टाइम लिमिट समझ में आ गई होगी। मैं आपके बेनिफिट के लिए से एक बार फिर रिकैप कर देता हूँ कि अगर बायर और सप्लायर के बीच में पेमेंट टर्म्स राइटिंग में डिसाइडेड हैं, तो वो जो राइटिंग में आपने जो पेमेंट टर्म्स डिसाइड किए हैं दैट कैन बी मैक्सिमम 45 डेज। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, और ये सेक्शन 15 क्या है, इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं इस सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 पे जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि सेक्शन 15 क्या है और यह 45 डेज की उन्होंने कैपिंग लॉ में क्यों की है, उसका क्या इफेक्ट है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप 45 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या बायर आपसे इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोविजन है, हम एक सेपरेट वीडियो में इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या टाइम लिमिट है। अब हमें डिस्कस करना है कि हु आर द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो सेक्शन में इसी एक्ट में एंटरप्राइजेस डिफाइन किया गया है और एंटरप्राइज मीन्स एनी बिजनेस कंसर्न, एनी अंडरटेकिंग और एनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो कि इंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम इस एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन से जाएं तो एंटरप्राइजेस वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंपोजिट क्राइटेरिया नोटिफाई कर रखा है जो कि रिसेंटली चेंज भी हुआ था, अपडेट हुआ था, और अकॉर्डिंग टू दैट कंपोजिट क्राइटेरिया आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट और आपका टर्नओवर बोथ टुगेदर विल डिसाइड कि आप माइक्रो में हैं, स्मॉल में हैं, मीडियम में हैं। तो माइक्रो और स्मॉल के लिए जो इनका कंपोजिट क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अगर 1 करोड़ है और आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप माइक्रो कैटेगरी में फॉल करेंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 10 करोड़ है और आपका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो यह आप स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेंगे। यानी माइक्रो स्मॉल कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो आपका इन्वेस्टमेंट और आपका टर्नओवर है, और इसी बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आप पर ये प्रोविजन हिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका सप्लायर किस कैटेगरी में फॉल करता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वंस इट इज कंफर्म कि वो माइक्रो स्मॉल नहीं है, यह प्रोविजन आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगेन आई एम रिट्रेटिंग दिस पॉइंट कि आपको इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए आपका एमएसएमई स्टेटस चेक नहीं करना है। आपकी यह प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल है, बट यह प्रोविजन आपको इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा दैट वुड डिपेंड द स्टेटस ऑफ योर सप्लायर। आपका सप्लायर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। तो फ्रेंड्स आई बिलीव कि यहाँ हमने अब तक इस वीडियो में ये डिस्कस कर लिया है कि ये प्रोविजन कब से लागू है और किस पर लागू है, कैसे लागू है, क्या टाइम लिमिट है पेमेंट की और कौन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस होंगे। अब हम इसे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रैक्टिकल वे से समझ लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रोविजन आपको इम्पैक्ट कैसे करेगा।
क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि अगर आपने टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं किया तो वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, और डिसअलाउ हो जाएगा तो ऐसे तो जनरल इंडस्ट्री का, अगर जिस इंडस्ट्री में नॉर्म्स ही पेमेंट नॉर्म्स ही बियॉन्ड 45 डेज के हैं तो उसमें क्या हर एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इसलिए इस प्रोविजन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसके हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में कोई भी गुड्स परचेज किया और आपने जो आपके सप्लायर ने उसको आपको बिल दिया, उस बिल की आपने एंट्री कर दी अपने बुक्स में। आपने जैसे ही अपने बुक्स में एंट्री की, वो P&L में वो एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, ठीक है। अब आपने उस बायर को, उस सप्लायर को विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट किया दिया। एक सिनेरियो ये कि आपने उस सप्लायर को विद इन द टाइम लिमिट, जो मैंने आपको 15 और 45 डेज की बताई, जो भी आपका राइटिंग में टर्म्स था या नहीं था, आपने उनको पेमेंट कर दिया, आपको डिडक्शन अलाउ हो गया सेम फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर में आपने उसकी बिल की एंट्री की। सेकेंड सिनेरियो, आपने उसको बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट किया पर सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया, अगेन डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन कहता है कि हम डिडक्शन आपको उस ईयर में देंगे जिस ईयर में आप उसको एक्चुअली पेमेंट करोगे। देन तो हमने भले ही बियॉन्ड टाइम लिमिट उसको पेमेंट किया है हमारे सप्लायर को, बट वो हमने सेम फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो हमें डिडक्शन भी सेम फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाएगा। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हम जो सप्लाई की बात कर रहे हैं, ही शुड बी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से नहीं है, प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी चेक नहीं करनी है। ओके, अब हमने सेकंड सिनेरियो डिस्कस किया जिसमें हमने बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट किया पर सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया, डिडक्शन हमें अलाउ हो गया। अब हम थर्ड सिनेरियो लेते हैं। थर्ड सिनेरियो में ये हो गया कि हमने बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट किया पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, यानी हमने 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो गुड्स बाय किए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमने उसकी बिल की एंट्री की और उसको जो हमने पेमेंट किया वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, बियॉन्ड द टाइम लिमिट किया। तो अब हमें डिडक्शन 23-24 में मिलेगा या 24-25 में मिलेगा? तो फ्रेंड, आंसर इज कि हमें डिडक्शन 24-25 में मिलेगा। व्हाई? क्योंकि हमने उसे बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट किया है, प्रोविजन हिट होता है और प्रोविजन सेज कि आपको डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसे एक्चुअली पेमेंट किया है, आपके सप्लायर को एक्चुअली पेमेंट किया। फ्रेंड्स, जो 43B में एक जो रिलैक्सेशन है कि अगर आपने पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर दिया तो भी हम आपको डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउ कर देंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो एक्सपेंस बुक किया, ठीक है। बट ये रिलैक्सेशन, ये एक्सेप्शन इस क्लॉज पर एप्लीकेबल नहीं है। माइंड इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया, भले ही आपने उसे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न किया है, पर आपको डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सपेंस बुक किया है। आपको डिडक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसे एक्चुअली पेमेंट किया है। नाउ द फोर्थ सिनेरियो, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने उसे नेक्स्ट अपने सप्लायर को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया, बट आपने जो पेमेंट किया वो विद इन द टाइम लिमिट है। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल कि आपने मार्च एंड में कोई भी सप्लाई, गुड्स की सप्लाई आपके सप्लायर ने की, उसका बिल रेज किया, आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, और मान लीजिए कि आपका और आपके बायर के बीच में जो पेमेंट टर्म्स है वो मोर देन 45 डेज है, बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 मैक्सिमम 45 डेज है, और आपने उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट फ्रॉम द ड्यू डेट यानी आपके बिल की डेट के 45 डेज के अंदर अंदर ही आपने उसको पेमेंट कर दिया। इन दैट केस आपको डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सपेंस की एंट्री अपने बुक्स में रिकॉर्ड की, ना कि उस फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर में आपने एक्चुअली पेमेंट किया। बिकॉज क्योंकि ये प्रोविजन एप्लीकेबल अट्रैक्ट तब होगा जब आप उसको बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट करेंगे। तो अगर आपने भले ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको पेमेंट किया, बट अगर वो पेमेंट आपने बिफोर द टाइम लिमिट किया है तो भी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। फ्रेंड्स, 3-4 सिनेरियो से हमने इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ये कैलकुलेट करेंगे कि उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में इस प्रोविजन के इम्पैक्ट से हमें कितना डिसअलाउंस होगा। तो फ्रेंड्स, हम उसके लिए हमें
मार्च एंड की यानी जो 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट लेनी होगी। उस बैलेंस शीट में हमें हमारे क्रेडिटर्स की आउटस्टैंडिंग लेनी होगी। मान लीजिए हम जब अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 है, हम 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। उस बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर्स की आउटस्टैंडिंग लेंगे। उस क्रेडिटर की आउटस्टैंडिंग से हम कुछ फिल्टर लगाएंगे और उस फिल्टर लगाने के बाद में जो हमारा आउटकम होगा वो हमारा इस प्रोविजन का डिसअलाउंस अमाउंट होगा। अब उसमें हमें फिल्टर क्या लगाना है? सबसे पहले तो हमें वो फिल्टर लगाना है कि वो क्रेडिटर्स यानी वो आउटस्टैंडिंग जो कि ट्रांजेक्शन्स 1 अप्रैल 2023 से पहले वाले ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, अगर वो अभी हमारे 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट की आउटस्टैंडिंग में आ रहे हैं तो वो हमें उससे फिल्टर करने होंगे, क्योंकि यह प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 के बाद होने वाले ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होगा। सेकंड फिल्टर हम लगाएंगे कि वो ट्रांजेक्शन जो कि अदर देन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, यानी जिस केसेस में सप्लायर इधर मीडियम या लार्ज एंटरप्राइजेस हैं या एंटरप्राइजेस है ही नहीं। ठीक है, तो अगर वो एंटरप्राइजेस नहीं है और अगर एंटरप्राइजेस हैं तो मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, अगेन यह प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा और ये सेकंड फिल्टर से हम उसको रिमूव कर देंगे हमारी आउटस्टैंडिंग की उस लिस्ट में से। अब जो हमारे पास में रिमेनिंग जो आउटस्टैंडिंग बचेगी, आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च, वो केवल उन ट्रांजेक्शन्स की होगी जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में एक्चुअली हुए हैं, और वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर से रिलेटेड है। तो ये ट्रांजेक्शन्स अब हमें इसमें ये चेक करना है कि इन आउटस्टैंडिंग जो 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग है उनका पेमेंट हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया होगा, क्योंकि अगर 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया होगा या नहीं किया होगा। तो हमें ये चेक करना है कि उन बिल्स की, उन जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी टाइम लिमिट क्या थी पेमेंट करने की, और हमने उस टाइम लिमिट यानी चाहे वो नेक्स्ट ईयर में फॉल भी कर रही हो, उस टाइम लिमिट के अंदर हमने पेमेंट कर दिया है या हमने नहीं किया है। अगर हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी उस टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर दिया है तो भी हमें उन ट्रांजेक्शन्स को अगेन इस लिस्ट में से एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर विद इन द टाइम लिमिट हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर को कर दिया है। अब हमारे पास में जो लास्ट जो इसका बैलेंस आउटकम रहेगा वो ये रहेगा कि हमने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर से 1 अप्रैल 2023 के बाद हुए ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग जिसका पेमेंट हमने बियॉन्ड द टाइम लिमिट बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, तो ये जो अमाउंट आएगा वो हमारा डिसअलाउंस होगा और ये हमारे जो बैलेंस शीट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा उसमें यहाँ जो डिसअलाउंस है वो एड बैक हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, हमारे बिजनेस हेड में टैक्सेबल इनकम के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक पॉइंट पे टच करना चाहूँगा कि क्या ट्रेडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। तो ट्रेडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं हो सकते क्योंकि वो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं। इस पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल रीजनिंग दी है कि क्यों एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन से ट्रेडर बाहर है। फ्रेंड्स, हियर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि आपका स्टेटस इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी के लिए मैटर नहीं करता। आप चाहे ट्रेडर हों, चाहे मैन्युफैक्चरर हों, चाहे एमएसएमई रजिस्टर्ड हों, चाहे एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं हों, आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर हों, ये प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल होगा बिकॉज दिस प्रोविजन अप्लाइज टू ऑल एससी। अब ये प्रोविजन आपको इम्पैक्ट कब करेगा, दैट वुड डिपेंड कि आपके सप्लायर का स्टेटस क्या है। अगर आपका सप्लायर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कैटेगरी में फॉल करता है, ये प्रोविजन आपको हिट करेगा, आपको इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका सप्लायर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, ये प्रोविजन आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि यह प्रोविजन उनके और आपके बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हमारा जो सप्लायर है वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कैटेगरी में कवर होता है या नहीं होता है, यह उसके इन्वेस्टमेंट और उसके टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। उसके उद्यम रजिस्ट्रेशन से ये डिसाइड होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन में उसकी कैटेगरी मेंशन होती है कि वो माइक्रो या स्मॉल है। तो जब आप इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी को चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको आपका स्टेटस चेक नहीं करना है, आपके सप्लायर का स्टेटस चेक करना है। फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में इस अमेंडमेंट से रिलेटेड मैंने सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं और अब तक आपके कोई भी जो डाउट या कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स या कोई कंफ्यूजन है इस अमेंडमेंट को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन डाउट और उन कंफ्यूजन को क्लियर करने की। Thank you for watching this video.